जब मुश्किलें आती हैं तब एक एक कर कर नहीं आती, एक साथ आती हैं। मेरा नाम भवन है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, या यूं कह सकते हैं कि किसी ज़माने में मैं ट्रक चलाया करता था। आज की कहानी एक गहरे जंगल में हुए एक डरावने भूतिया अनुभव के बारे में है, जहाँ मुझे एक काम सौंपा गया था। काम करने के सिर्फ एक ही शर्त थी कि मौत से डरना नहीं है, क्योंकि जहाँ मुझे जाना था वहाँ कुछ ऐसा था जो मौत से भी भयानक था। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से बोल देता हूँ कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद। आइए कहानी को सीधा स्टार्ट करते हैं। ये घटना तकरीबन लगभग 1990 के आसपास की है। उन दिनों मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे। पिताजी हाल ही में मौत हुई थी, माँ बीमार थी, घर का सारा पैसा बीमारी में खर्च हो रहा था और मेरे हाथों में कोई काम नहीं था। कहते हैं कि ना, इंसान कुछ भी कर सकता है लेकिन पैसे का ढोंग नहीं कर सकता, और मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। उसी दौरान मेरे दोस्त ने मुझे बताया, एक काम है लेकिन हो सकता है उसमें जान का खतरा हो। अब असल में यह काम उसे दिया गया था, लेकिन उसे ट्रक चलाना का अनुभव नहीं था और इसीलिए उसने ये काम मुझे कहा। मैं जब उस आदमी से मिलने गया तो उसने मुझे एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। उसने मुझे सीधे से एक बात कही कि काम में खतरा है, लेकिन अगर मैंने उनका वो काम कर दिया तो वो मुझे उस काम के अच्छे पैसे देंगे और नौकरी भी। उस आदमी ने मेरे हाथ में 100 के 10 नोट थमा दिए। मैं उन नोटों को देख रहा था कि कुछ कागज़ के मामूली टुकड़े न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे घर वालों की जिंदगी का फैसला करने वाले थे। नोटों से भरी मुट्ठी मैंने बंद की और उन्हें हाँ कहा। उस दिन काफ़ी दिनों बाद मेरे घर वालों ने अच्छा खाना खाया। मैंने घर वालों के लिए हफ्ते भर का राशन भर दिया और दूसरे दिन सुबह फिर उसी आदमी से मिलने के लिए चला गया। उस अनजान आदमी ने मेरे हाथ में ट्रक की चाबी थमा दी और अपना एक दूसरा आदमी मेरे साथ ले जाने के लिए कहा। वही आदमी मुझे ठिकाने पर ले जाने वाला था। तुम जानते हो ना तुम क्या करने जा रहे हो। ये आदमी तुम्हें रास्ते में बता देगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान ट्रक के अंदर है। मैंने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर उन्हें जवाब दिया। उस आदमी ने आगे कहा, एक और बात, शायद वहाँ तुम्हारी कोई मदद ना कर सकेगा, मैं भी नहीं, क्योंकि खुद मुझे भी नहीं पता कि वहाँ क्या है। बस इतना बता सकता हूँ कि पिछले 3 महीनों में हमारे 5 लोग गायब हो चुके हैं। एक भी वापस नहीं आया। जिंदा है या है भी या नहीं पता नहीं, और इसीलिए एक आदमी तुम्हारे साथ जंगल तक तो आ जाएगा लेकिन जंगल के अंदर नहीं। इतना बोलकर उस आदमी ने मुझे वहाँ से आगे जाने के लिए कहा। मेरे साथ जो दूसरा आदमी था उसने मेरे हाथ से ट्रक की चाबी ली और मुझे कहा कि तुम आराम करो, शायद वहाँ तुम्हें आराम ना मिले। मैं उसके साथ ट्रक में बैठ गया और फिर वो मुझे बताने लगा, तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये एक गैर कानूनी काम है। 3 महीने पहले कुछ आदमी इस ट्रक को दूसरे राज्य से इस राज्य में ला रहे थे, लेकिन पुलिस से बचने के लिए उन्होंने जंगल से जाने का निर्णय लिया और वो ट्रक जंगल से बाहर ही नहीं आया। कहाँ फंसा है, उनके साथ क्या हुआ है, कुछ पता नहीं है। 3 महीनों से अब तक 5 लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। मैंने बीच में उसे कहा, हो सकता है कि कोई उस ट्रक को लेकर भाग गया हो। नहीं, हमारे कुछ लोग जंगल के बाहर वाले रास्ते पर कई दिनों से, उन्होंने आज तक कोई भी ट्रक जंगल से बाहर निकलते नहीं देखा, और इसीलिए इस बार मुझे तुम्हारे साथ भेजा गया है, ताकि भले ही ट्रक मिले या ना मिले लेकिन कुछ पता तो चले वहाँ क्या है। मैंने उस आदमी से अगला सवाल किया, उसमें ऐसा क्या है। वो भी नहीं पता, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ ट्रक को जंगल से बाहर ले आना है, बाकी मैं संभाल लूंगा।
अब मैं उस बारे में सोचने लगा था कि वहाँ ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण लोग गायब हो रहे हैं। क्या जंगल के अंदर कोई डाकू लुटेरे हैं या कोई शिकारी जानवर? हमें किस चीज़ के लिए तैयार रहना है ये पता हो तो लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। मैं वहीं पर पीछे लेट गया और सोचने लगा कि आखिर मुझे क्या और कैसे करना है। और सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। जब नींद खुली तो हम एक सुनसान जगह पर थे, घने ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई जगह। वो आदमी गाड़ी की खिड़की में बैठा बीड़ी पी रहा था। मुझे जागता हुआ देखकर उस आदमी ने मुझसे पूछा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? देखो, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो अब भी वापस जा सकते हो, और जाने का कुछ सोचा हो तो गाड़ी की सीट के नीचे तुम्हारी सुरक्षा का सारा सामान है। मैंने थोड़ा धीरे से उसे कहा, मैं जाऊंगा, पर मुझे पहले जंगल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकालनी होगी। क्या यहाँ कोई आसपास गांव या बस्ती है जहां हमें कुछ जानकारी मिल सके? कुछ देर के लिए तो वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर कुछ सोचकर उसने कहा, अच्छा प्लान है, चलो आगे गांव है, वहां चलते हैं। हम आधे घंटे में जंगल के बाहरी रास्ते से घूमते हुए एक गांव की तरफ पहुंचे। अब आप सोच सकते हैं कि जहां हमें एक गांव ढूंढने में आधा घंटा लग गया तो वो जंगल कितना बड़ा रहा होगा। वहां जाकर मैंने मेरे साथी को वो ही रुकने को कहा और मैं खुद पूछताछ के लिए गांव में चला गया। गांव में कुछ लोगों से बातचीत की तो पता चला कि गांव में एक व्यक्ति है, निरंजन नाम था उनका। किसी जमाने में वो गांव के मुखिया थे और एक जाने माने शिकारी भी थे। वो इस जंगल में कई बार शिकार कर चुके हैं। मेरे लिए इतनी जानकारी काफ़ी है और इसीलिए मैं उन्हें ढूंढते हुए उनके घर तक पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो शाम का वक्त हो चला था। निरंजन जी अपने पालतू जानवर को खाना खिला रहे थे। निरंजन जी से बात कर पता चला कि उनको जंगल की अच्छी जानकारी है, लेकिन वो कभी जंगल की गहराई तक नहीं गए और न ही गाँव में कोई ऐसा करने की कोशिश करता है। वो गांव बेहद दूर दराज का गांव था और गांव जंगल की सीमा से सटा हुआ था। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती जरूर था, लेकिन गांव के लोग जंगल पर भी काफी हद तक निर्भर भी थे, इसलिए गांव के लोग जंगल का सम्मान भी करते थे। इसी जंगल से ही गांव की पहचान थी। गांव वालों को यह मानना था कि जंगल जीवित है और उसमें कोई रहस्यमयी चीज छुपी हुई है, लेकिन वो क्या है आज तक किसी को पता नहीं चला। और जहां तक बात उस गुमशुदा ट्रक की थी, गांव में किसी को ट्रक के बारे में पता नहीं था। इसका एक ही मतलब निकल रहा था कि वो ट्रक जंगल की गहराई में कहीं होगा। सब कुछ जानने के बाद मैंने उन्हें अपने साथ जंगल आने का कहा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर मेरे साथ आने को तैयार हो गए। असल में काफी सालों से उन्होंने कोई शिकार नहीं किया था, तो उनका भी शिकार करने का मन हो रहा था और मुझे ट्रक ढूंढना था। निरंजन जी ने मुझे अगले दिन सूरज उगने से पहले जंगल के कच्चे रास्ते पर मिलने के लिए कहा। शिकार करने और खोजबीन करने के लिए जंगल की गहराई तक निर्णय लिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा सामना किस भयानक चीज से होने जा रहा है। निरंजन जी एक अच्छे शिकारी थे। उन्हें जंगल काफी अच्छा अनुभव था। बहुत बार उन्होंने जंगल में गुमशुदा लोगों को जंगल से बाहर निकाला था और इसी कारण गांव वाले उनका सम्मान भी करते थे। जंगल के पास रहने के कारण जब वो छोटे थे तब से अपने पिताजी के साथ जंगल में शिकार करने जाया करते थे। उनके पिताजी ने ही उन्हें शिकार करने की कला सिखाई थी। जंगल बहुत बड़ा था और फैला हुआ था। गांव वालों को पता था कि उन्हें जंगल की किस सीमा तक जाना है, लेकिन जो लोग कोई बड़ा शिकार करना चाहते थे उन्हें जंगल के और थोड़ा अंदर जाना पड़ता था। लेकिन जंगल की गहराई हिस्सों तक आज तक कोई नहीं गया था।
क्योंकि जंगल जितना गहरा था उतना ही खतरनाक भी था। अगले दिन सुबह वो अपने उस साथी के साथ जंगल के रास्ते पर बैठ निरंजन जी का इंतजार कर रहा था। सूरज उगा भी नहीं था कि निरंजन जी अपने दो साथियों को लेकर उस रास्ते पर चले आए। हाथों में जलती मिसालें थी, पीठ पर जरूरी सामान था। उनके पास धारदार हथियार, बंदूकें, चाकू सब था जो बड़े से बड़े जानवरों को भी मार गिरा दे। मैंने भी सीट के नीचे से अपने लिए एक बैग और एक बंदूक ले ली। बैग में ट्रक रिपेयर करने का थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान था। उसके बाद हम सभी जंगल के रास्ते पर जाकर खड़े हो गए। निरंजन जी ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हें पहले ही बता दूं कि ट्रक को ढूंढने के लिए शायद हमें जंगल की गहराई तक जाना होगा, क्योंकि ट्रक अगर जंगल के ज़्यादा अंदर ना हो तो अब तक गांव वालों को पता चल गया होता और शायद हमें हमारा शिकार भी वहीं मिलेगा। गहरे जंगल में शिकार करने के लिए कोई नहीं जाता, कोई इतनी हिम्मत नहीं करता। बड़े शिकार कभी आसानी से हाथ नहीं लगते, कभी कभी 2-3 दिन के लिए भी जंगल में रुकना पड़ता है। मैंने उनकी उस बात पर अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर उन्हें सहमति दे दी और उन्होंने अपनी बात जारी रखी। जंगल कई अनजान और रहस्यमयी चीज़ों से भरा होता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि कब तुम्हारे सामने आकर क्या खड़ा हो जाए। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है? तुम भाग भी नहीं सकते, क्योंकि हम जिनका शिकार करना चाहते हैं वो उनका क्षेत्र होता है और जैसे हमारे लिए वो शिकार होते हैं ठीक उसी तरह वो उनके क्षेत्र में उनके लिए हम शिकार होते हैं। और हर शिकारी अपने क्षेत्र का सबसे शातिर शिकारी होता है। इसी में तुम्हारा भी काम हो जाएगा। ट्रक मिल गया तो हम ट्रक से ही वापस चले आएंगे। मेरे लिए यह सब पहली बार था। जंगल, जंगली जानवर, घनी झाड़ियां, ऊंचे पेड़, सब तरफ ऊंची घनी घास, और इन सब के साथ मैं उस जंगल में रात भी बिताने वाला था। निरंजन जी ने सूरज उगने से पहले ही जंगल की यात्रा शुरू की और हम जंगल के किनारों तक पहुंच गए। सूरज उगते ही फिर हम सब ने जंगल के अंदर कदम रखा और जंगल की गहराई तक जाने का हमारा सफर शुरू हुआ। निरंजन जी अच्छे से जानते थे कि दिन का समय जंगल के गहरे हिस्सों में जाने के लिए सबसे अच्छा होता है। हम लगभग 4-5 घंटों से चल रहे थे। इतनी देर चलने के बाद उन्होंने सभी को आराम करने का कहा। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि लगातार 4 घंटे से चलने के कारण मेरी हालत खराब हो रही थी। जंगल भले ही ठंडा और आरामदायक, लेकिन उसके टेढ़े मेरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते थका देने वाले थे। हम घने जंगल के बीच बैठ गए। आसपास तरह के पंछियों और कीड़ों की आवाजें आ रही थी। हम सब ने वहीं पर बैठकर अपना खाना खत्म किया, फिर कुछ देर वहीं आराम किया और आपस में यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। और तकरीबन 1 घंटा अपने आप को आराम देने के बाद हम फिर से आगे सफर पर निकल पड़े। इतनी देर चलने के बाद हमें कोई ट्रक या कोई निशान नजर नहीं आया। सावधानी से और चुपचाप चलते हुए लगभग 2 और घंटे चलने के बाद निरंजन जी ने सभी को रुकने का संकेत दिया। उन्हें रात के लिए कैंप सेटअप करने के लिए एक अच्छी जगह दिखाई दी थी। उन्होंने हम सब की तरफ देखकर कहा, हमें शायद आज यहीं रुकना पड़ सकता है। अब तक गाड़ी के कोई निशान नहीं मिले। हम जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं और हमेशा शायद और अंदर जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें रात गुजारने का इंतजाम करना होगा। हम जहां रुके थे एक छोटी सफ्तल जगह थी, जिसे कोई छोटा मैदान हो, और वहीं पास से एक छोटी पानी की ढाला बह रही थी। कैंप लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह थी।
निरंजन जी और बाकी दो शिकारी एक साथ मिलकर टेंट लगाने लगे और मुझे आसपास से जलाऊ लकड़ियां इकट्ठी करने का काम सौंपा गया। मैं आसपास घूमते हुए लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। ज्यादा समय नहीं हुआ था, यही कोई दोपहर का वक्त था और अचानक मैंने अपने पीछे एक औरत की आवाज सुनी। मैंने मुड़कर पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं जानता था कि हमारे ग्रुप में कोई भी औरत नहीं है। आवाज किसकी थी? मैंने उस बात से अपना ध्यान हटाया और धीरे धीरे कैंप साइट के ओर जाने लगा। कोशिश कर रहा था कि मैं दौड़ूं नहीं, क्योंकि निरंजन जी ने मुझे बताया था कि अनजान जगहों पर अनचाही हरकत किसी भी दुर्घटना को बुलावा दे सकती है और इसीलिए मैं संभल कर चल रहा था। जब मैं कैंप साइट पहुंचा तो सबसे पहले मैं निरंजन जी के पास चला गया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए हों। वो मुझसे कुछ पूछते उससे पहले ही मैंने उन्हें उस घटना के बारे में बताया जो मेरे साथ अभी हुई थी। उसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे निरंजन जी को किसी अनजान बात का डर सताने लगा। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। कुछ सोचते हुए उन्होंने अन्य दो शिकारियों को बुलाया और इस बात पर बातचीत की, क्योंकि उन्हें लगा कि हर छोटी से छोटी बात हर किसी को पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अनजान जगहों पर कोई भी अनचाही आवाज या कोई भी अनचाही हरकत खतरे की चेतावनी हो सकती है। उन्होंने मुझे कई बार पूछा, क्या सच में तुमने कोई आवाज सुनी थी? और मैंने हर बार उन्हें यही कहा, हाँ, सच में वो किसी औरत की आवाज थी, कोई वहम नहीं था। सबने आपस में बातचीत की और आखिर में निर्णय लिया, और निर्णय यह था कि हमें जितना जल्दी हो सके इस जंगल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कुछ सुना था उसे उन्होंने एक चेतावनी और अपशकुन मान लिया था। हालांकि उस वक्त सूरज डूबने में थोड़ा वक्त जरूर था, लेकिन जंगल होने के कारण जल्द ही अंधेरा होने वाला था और बीच रात जंगल से सफर करना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए फिर से सोच समझकर उन्होंने फैसला किया कि अभी के लिए हमें यहीं रुकना होगा, यहीं पर रात बितानी होगी और सुबह होते ही हमें सब वापस चले जाएंगे। लेकिन इस बीच कोई भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे हमारे लिए खतरा और बढ़ सके। हम सब ने मिलकर एक टेंट लगाया और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए। धीरे धीरे अंधेरे ने जंगल के हर इंच को ढक लिया। सूरज अभी पूरी तरह से डूबा भी नहीं था, लेकिन जंगल में एक का एक माहौल बदल गया। एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। सब कुछ शांत और गहरा होता चला गया। एक तरफ का अजीब सा सन्नाटा सब तरफ छा गया। उस पल हमें कीड़े और कुछ जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हम सभी कैंप फायर के पास बैठे थे, लेकिन अकेला मैं था जिसे एक अनजान डर सता रहा था। मैं भले ही उन्हें अपना डर दिखा नहीं रहा था, लेकिन अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था। उस समय सिर्फ कैंप फायर की रोशनी थी जो मुझे हिम्मत देने का काम कर रही थी। रात लगभग 8 बजे थे। निरंजन जी ने सभी को आराम करने का निर्देश दिया। उन्होंने बारी बारी पेड़ के ऊपर चढ़कर पहरा देने का फैसला किया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 2 घंटे के लिए पहरा देगा। निरंजन जी ने तीसरा पहरा लिया, जबकि बाकी सब ने यह तय किया कि मैं कोई पहरा नहीं दूंगा, क्योंकि ना मुझे शिकार का अनुभव था ना ही जंगल का। वो लोग किसी भी तरह का मोल नहीं लेना चाहते थे। सच कहूं तो मेरे लिए यह राहत की बात थी, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा मुझे डर लग रहा था। दिन भर चलने में मैं काफी थक गया था। वहां का वातावरण भला ही डरावना था, लेकिन हल्का था, ठंडा था।
जहाँ कोई भी थका इंसान आराम से सो सकता है। और मेरी भी आंख लगते देर नहीं लगी। रात काफ़ी भर गई थी। मेरा शरीर ठंड से कांप रहा था। तेज ठंड के कारण मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मैं जंगल के बीचों बीच एक सुनसान वीरान जगह पर खड़ा था। मैं अपने आसपास देख रहा था। सब कुछ धुंधलाहट थी, धुंधली रोशनी थी। और वहीं कुछ दूर एक तालाब था। तालाब के अंदर एक ट्रक था जो कि धीरे धीरे तालाब में डूबता जा रहा था। वो ट्रक धीरे धीरे पानी में डूब गया और मैंने देखा कि पानी के सतह पर कोई औरत खड़ी है। कोई औरत या कोई परछाई, फटे पुराने सफेद कपड़ों में। उसका शरीर सामान्य नहीं था। दुबला पतला सा शरीर और हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे थे। आंखों के गड्ढे गहरे और धसे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थी। मुंह इतना चौड़ा था कि उसके कानों तक फैला था। बाल बिखरे और जंगली जानवर जैसे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब क्या देख रहा हूँ। मैं उस औरत के खौफनाक आंखों को महसूस कर सकता था। उन्हें देखे एक अजीब सी मनहूसियत का एहसास हो रहा था। पता नहीं अब मेरा शरीर ठंड से कांप रहा था कि उसकी मौजूदगी से। मेरी हालत तब ज्यादा खराब हुई जब उसने अपना मुंह खोला और एक अजीब आवाज करने लगी और अचानक से वो आसपास के पेड़ों के चारों ओर कूदने लगी। मेरी हालत खराब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आसपास इतनी ठंड होने के बावजूद भी मुझे पसीने से भीग चुका। पलक झपकते ही वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही थी। डर के मारे मेरी धड़कन और तेज हो गई। हाथ पैर कांपने लगे। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। न निरंजन जी थे और न ही उनके दो साथी। मैं उन्हें पुकारना चाहता था पर लगा जैसे मुझे लकवा मार गए हो। हाथ पैर सख्त हो गए थे और एक तेज आवाज हुई। मैंने सामने देखा तो वो चीखते हुए मुझ पर झपटना चाहती थी। अचानक मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने एक तेज रोशनी प्रकट हुई है। जैसे ही वो तेज रोशनी हुई तो वो औरत दर्द से चिल्लाई और एकदम से दूर धुएं जैसे गायब हो गई। रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वही सफ़ेद रोशनी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे चारों ओर रोशनी फैल गई। मैं कुछ भी देख न सका और उसी पल मैं एकदम से सपने से जाग गया। मेरी धड़कनें अब भी तेज चल रही थी। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था और भले ही जंगल में कड़ाके की ठंड थी पर मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जब मैं घबरा कर जागा तब निरंजन जी पहरा दे रहे थे। मुझे टेंट से बाहर देखकर वो पेड़ से नीचे उतर आए और मैंने उन्हें जल्दी जल्दी में बताया कि अभी अभी मैंने एक बुरा सपना देखा। और मैंने उन्हें परछाई और ट्रक के बारे में भी बताया जिसे मैंने सपने में देखा था। मेरी बात सुनकर उन्हें और चिंता होने लगी क्योंकि वो जानते थे कि ये सपना नहीं, कोई बुरा संकेत है। खासकर मैंने उन्हें जो उस औरत के बारे में बताया था उसे सुनकर उन्हें कोई और बड़ा खतरा महसूस होने लगा था। उन्होंने वहीं पास से एक मिसाल जलाई। उस मिसाल को मेरे हाथ में पकड़ा दिया और फिर अपने बैग से एक चाकू निकाला। उस पर किसी तरह के चिन्ह थे जिन्हें चुप पर तराशा गया था, शायद कोई मंत्र जैसा। निरंजन जी ने उस चाकू को दोनों हाथों के बीच पकड़ा और कोई मंत्र बड़बड़ाने लगे। मंत्र बोलने के बाद उन्होंने चाकू को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और हवा में एक क्रॉस जैसा चिन्ह बनाकर जोर से झटका दिया।
जैसे कोई आदमी किसी पर वार करता है। तुरंत कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही निरंजन जी ने हवा में चाकू को झटका दिया, जंगल में अंदर से एक ठंडी और दर्दनाक चीख गूंज उठी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चीख मैंने सपने में देखी और उस औरत की आवाज़ से मेल खा रही थी। आवाज़ इतनी तेज थी कि वो उस आवाज़ से दूसरे शिकारी भी नींद से जाग गए और खुद निरंजन जी भी उस भयानक चीख से चौंक गए थे। वो चीख शांत होने के बाद हमने अपने ठिकाने के ऊपर पैरों में कुछ कूदते हुए सुना। हम सब डरे हुए थे। हमें पता नहीं था कि हमारा सामना किससे था। यहाँ तक कि अनुभवी शिकारी निरंजन जी भी समझ गए थे कि आसपास जो कुछ है वो बहुत भयानक है। मेरे लिए तो ये सब नया था और ये इतना डरावना था कि मैं हद से ज़्यादा कांपने लगा था। हम सब की हालत गंभीर हो गई। हर कोई ऊपर से आ रही अजीब आवाज़ को ध्यान से सुन रहा था। शांत दिखने वाला जंगल अब अनदेखी अनजानी चीज के साथ खतरनाक लग रहा था। निरंजन जी और दूसरे शिकारी अपनी टॉर्च को पैरों की ओर चमकाते हुए आवाज़ी को रोशनी मार रहे थे और जब रोशनी आखिरकार उस अजीब परछाई पर पड़ी जो कि शाखाओं पर बैठी थी, तो सब चुपचाप देखने लगे। सब शांत हो गए। कोई हलचल नहीं। परछाई बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मैंने सपने में देखी थी। एक औरत जिसका शरीर कमज़ोर और सामान्य रूप से लंबी बाहें और टांगें थी, गहरी लाल चमकती हुई आंखें और बिखरे हुए बाल। उसके शरीर पर जख्म थे जैसे किसी तेज चीज से काटे गए हों। और तभी खतरे को पहचानते हुए निरंजन जी ने बिना देर किए अपनी राइफल उठाई और सीधे उस परछाई पर गोली चला दी। हमने देखा कि गोली चलते वो परछाई पेड़ से नीचे गिर पड़ी और जोर से जमीन पर टकराई। गिरने की आवाज़ से हमें लगा कि खेल ख़त्म हो गया है। निरंजन जी ने जल्दी आवाज़ की दिशा में अपनी टॉर्च की रोशनी को नीचे ज़मीन पर लहराया। हमें लगा था कि वो जो कुछ है वो नीचे गिरा होगा। हालांकि जब टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली ज़मीन थी। उस पल में डर ने सभी को झगड़ लिया। निरंजन जी और दूसरे शिकारी अपनी राइफल ताने हुए टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देख रहे थे, किसी भी अनजान खतरे के लिए तैयार। वो काफी देर से सतर्क होकर यहाँ वहाँ देख रहे थे। वातावरण में एक तरह का तनाव आ चुका था। आखिरकार जब बिना किसी हलचल के कुछ मिनट बीत गए तो उन्होंने अपनी राइफलें नीचे कर दी। एक शिकारी ने धीमी आवाज में निरंजन जी से पूछा, वो क्या चीज थी? क्या कोई जानवर था? निरंजन जी ने हमें बताया कि वो खुद नहीं जानते कि वो क्या है। अपने जीवन भर के शिकारी अनुभव के बावजूद आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी कभी देखा नहीं था। उन्हें नहीं पता था उनका सामना किस चीज से होने जा रहा है, लेकिन उन्हें ये पता था कि किसी भी हालत में सुबह तक अपने आप को सही सलामत रखना होगा। उस रात हम में से किसी ने सोने की भी हिम्मत नहीं की। हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। कहीं से भी कोई थोड़ी सी आहट सुनाई देती तो सबके चेहरों पर डर की रेखाएं उभर आती। हम में से हर कोई जानता था कि वो जो कुछ है वो तेज है और कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उस रात हम रात भर जागते रहे। सूरज की पहली किरणों ने जंगल को रोशन किया, जिससे हम सबको थोड़ी राहत मिली। और उसी वक्त निरंजन जी ने हमें कहा, अब समय बर्बाद नहीं कर सकते। उन्होंने हम सभी को जल्द से जल्द सामान पैक कर तुरंत वापस उसी रास्ते पर चलने का आदेश दिया जहां से हम अंदर आए थे।
फिर लगभग 4 से 5 घंटे चलने के बाद निरंजन जी ने सभी को एक जगह पर आराम करने का कहा। हमें वो थोड़े परेशान लग रहे थे। हमें लग रहा था हम खतरे से दूर हैं, लेकिन वो थोड़े परेशान थे। उनके चेहरे पर उलझन को मैं साफ साफ देख पा रहा था। किसी बात का डर या चिंता सता रही थी। हम सब ने देखा कि उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि वो बार बार अपने आसपास के इलाके को और पैरों को देख रहे थे। कोई उनसे कुछ पूछता, उससे पहले ही सभी का दिल कांप उठा जब निरंजन जी ने कहा, मुझे लगता है कि हम खो गए हैं। उस पल हम सब की सांसें तेज हो गई थी। हम सभी किसी पागलों की तरह आसपास पेड़ों को और झाड़ियों को देखने लगे थे। उन्होंने अपनी बात को साफ करते हुए कहा, मुझे यकीन था कि मुझे रास्ता पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं। जब हम अपने जंगल के अंदर प्रवेश किया था, तो मैंने जो कुछ निशान पीछे छोड़े थे वो सब लगभग गायब हो चुके हैं। हम हैरान होकर उनकी बातें सुन रहे थे। हम सभी की आंखों में निराशा थी। मैं तो अपने देवताओं को याद करने लगा। मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला था। हमने फिर से रास्ते पर चलने शुरू किया। फिर से 2 घंटे चलने के बाद हम फिर उसी जगह पर आ पहुंचे जहां हमने रात को टेंट लगाया था। हम सब का दिमाग चकरा गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था हम आगे क्या करें। दोपहर हो चुकी थी और अब भी हम उसी जगह पर थे। निरंजन जी खुद उस बात से परेशान लग रहे थे। दूसरे शिकारी भी अब घबराए हुए थे। मैंने निरंजन जी से पूछा, क्या हमें यहीं रुकना चाहिए? उन्होंने घबराई नजर से अपने आसपास देखकर कहा, नहीं, शायद हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ है उसे पता है कि हम कहाँ हैं, और हमने तो उस पर हमला भी कर दिया है। हमें कोई और जगह देखनी होगी। चलो, अब भी रात होने में काफी वक्त है। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, और जिस ट्रक को हम ढूंढने आए थे उसका क्या? निरंजन जी ने मुझे आसपास देखने का इशारा देकर कहा, देखो, इस जंगल को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ट्रक मिल भी गया तो तुम आसानी से यहां से निकल पाओगे? और जो तुमने सपने में देखा वो सच था। तुम जिस ट्रक को ढूंढ रहे हो वो पानी में डूब चुका है। अभी सिर्फ अपनी जान बचाओ, क्योंकि सर सलामत होगा तो ही पगड़ी पहन सकते हो। उनकी बात भी सही थी। हमने फिर से चलना शुरू किया। शाम ढलने लगी थी। रात होने में कुछ ही समय था। हमें अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आगे क्या होने वाला था, हम क्या करने वाले थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। थक हार कर, निराश होकर हम फिर से एक जगह पर बैठ गए। हम बस एक दूसरे के चेहरों को देखे जा रहे थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। शायद सभी मान चुके थे कि अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते। निरंजन जी ने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्हें देख हम सब ने हाथ जोड़ दिए। और हम भी अपने अपने भगवान की प्रार्थना शुरू की। थोड़ी देर बाद एक शिकारी को धुएं की गंध महसूस हुई। उसने सभी को बताया तो उसे कहीं से धुएं की गंध आ रही है। और जब निरंजन जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने अचानक से आंखें खोली और वो हवा में सूंघने की कोशिश करने लगे। सच में किसी तरह से जलने की गंध आ रही थी।
उन्होंने तब तुरंत धुएं की दिशा में जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर कुछ जलने की गंध आ रही है यानी आसपास दूसरा कोई शिकारी हो सकता है जो उनके जैसे जंगल में शिकार करने आया हो और उन्होंने आग जलाई हो। हम लगभग 200 मीटर तक उस गंध का पीछा करते हुए बांस के झुरमुट के पास पहुंचे। देखा तो वहां झुरमुट के नीचे देहान मोंग ने एक बहुत भिक्षुक पाया। भिक्षु साधक को देखकर हमें बहुत राहत महसूस हुई और खुशी हुई। निरंजन जी ने हम सबको उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। भिक्षु साधक युवा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, साफ और चमकता हुआ शांत चेहरा। हम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। फिर भी वो शांति से ध्यान में बैठे हुए थे। निरंजन जी भी भिक्षु साधक के और पास चले गए और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें कहा, ओह नमस्ते, आपको प्रणाम करता हूँ और कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। भिक्षु साधक ने बड़ी शांति से दोनों आंखें खोली और एक पल के लिए हम सब की ओर देखा और फिर उन्होंने प्यार भरे सुर में कहा, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? उनके शब्दों से हमें ऐसा लगा जैसे वो हमारे दिल में बैठी चिंता को समझ सकते हैं। निरंजन जी ने तब उन्हें बताया, हम सभी जंगल में खो गए हैं। उनकी बात सुनकर साधक कुछ क्षण मौन रहा, फिर उन्होंने उत्तर दिया, तो फिर मेरे सामने रात बिताए। अगर आप अपनी यात्रा अभी जारी रखते हैं तो अंधेरा हो जाएगा और इससे पहले कि आप जंगल से बाहर निकलें, यह जंगल और खतरनाक हो जाएगा। भिक्षु साधक की बात सुनकर निरंजन जी ने पिछली रात की घटनाओं के बारे में उन्हें बताना शुरू किया। साधक ने हमें बताया कि पिछली रात हमने जो देखा था वो एक जंगल में रहने वाली आत्मा है। ये एक खतरनाक आत्मा है। ये लोगों को जंगल में गुम कर देती है और उन्हें जंगल से बाहर नहीं जाने देती। उस भिक्षु ने हमें समझाया कि इन आत्माओं से बचना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य का पीछा तब तक करती है जब तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। बाहर निकलने का एक ही मात्र तरीका है कि उनकी सीमा से बाहर चले जाओ। उनकी बातें सुनकर हमें डर भी लग रहा था और हम थोड़े हैरान भी थे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमें आगे क्या करना है। अगर ये इतना भयानक है तो ये भिक्षु साधक क्या कर रहा है? उनके पास तो बचाव के लिए कोई हथियार भी नहीं है और ना ही सुरक्षा का कोई साधन था। तभी भिक्षु साधक ने हमें मन की बात को जैसे जान लिया हो। उन्होंने शांतिपूर्वक हमें कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझ पर विश्वास करें। मैं अगले दिन आपको जंगल से बाहर ले जाऊंगा। और इसके बाद उन्होंने सलाह दी कि हम वो रात उनके साथ बिताएं और कहीं न जाएं। उनकी बातों को सुनकर सच में हम सभी में एक तरह का विश्वास जाग गया था। सभी ने भिक्षु के साथ रात बिताने के लिए सहमति दे दी। इसके बाद हमने फिर से उसी जगह एक छोटा सा टेंट लगाया। हम में से हर किसी ने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा की, क्योंकि उस रात हम अंधेरे से गिरना नहीं चाहते थे। हमें अपने आसपास बहुत सारी रोशनी की ज़रूरत थी और आखिरकार वो समय आ गया जिसका हमें डर था। जब सूरज डूब गया, जंगल में फिर से घना अंधेरा छा गया। अंधेरे के साए जैसे आसमान से उतर के जंगल की ऊंची घने पैरों झूल रहे हों। हर तरफ स्याह थी। झिंगुरों की और कीरों की आवाज़ें जंगल में गूंज रही थीं। कल रात वाला वही भयानक माहौल वापस लौट आया था। जब से मैंने उस परछाई को देखा था, तब से ट्रक के बारे में भूल ही गया था। हमें सिर्फ इस बात का सुकून था कि उस रात भिक्षु साधक हमारे साथ थे।
भिक्षु साधक अपने छोटे तंबू में ध्यान मगन थे और हम सब बस जाग रहे थे। सोने की हम में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी। हालांकि पिछली रात नींद न होने के कारण हम सब बार बार झपकियां ले रहे थे। मुझे नहीं पता कि कब मेरी आंख लग गई और मैं कितनी देर से सोया हुआ था, लेकिन फिर उसी आवाज़ को सुनकर मेरी नींद खुली। वो मुझे अच्छी तरह से याद थी। मैं उस आवाज़ को सुनकर घबराकर जाग गया और मुझे डरा हुआ देख बाकी सब लोग भी जाग गए और अगले ही पल सभी अपनी अपनी बंदूकों को पैरों की तरफ ताने हुए खड़े हो गए। निरंजन जी ने भी वो आवाज़ सुनी और फिर हमें कहा, वो फिर आ गई है। अचानक आसपास के वातावरण में एक खासी जोर से गूंज उठी, जिससे मेरे रीढ़ में सिरन सी दौड़ गई। वो उसी औरत की हंसने की आवाज़ थी। हंसी रुकने के कुछ पल बाद हमने पैरों में से एक आवाज़ सुनी, क्या तुम्हें लगता है कि एक अनजान साधक तुम्हें बचा सकता है? और इतना बोलकर वो फिर से हंसी। निरंजन जी ने अपनी टॉर्च पैरों के ऊपर नीचे घुमाई, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद फिर से सब कुछ शांत हुआ और फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। हमने साधक भिक्षु के ओर देखा तो वो अब भी अपने छोटे तंबू में ध्यान मग्न थे। हमारा डर बढ़ता जा रहा था। निरंजन जी जल्दी से साधक के पास चले गए और उन्हें कहा, ये वो ही है जिसे हमने पिछले रात देखा था। हालांकि साधक ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। वो ध्यान में लीन बैठे रहे। ये देखकर हम और भी परेशान हो गए। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। उन्होंने 2-3 बार उन्हें कहा, पर उनमें कोई हलचल नहीं हुई। मैं देख सकता था वहां हर कोई बहुत डरा हुआ था, सिवाय उस साधक के। इसलिए हम सब भी साधक के टेंट के पास चले गए और वहीं पर रुके। उस भिक्षु साधक पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो शांत बैठे थे। हम सब की आंखों पर नींद सवार थी, लेकिन डर के मारे कोई सो नहीं रहा था। और उसी वक्त हमें सरसराहट की आवाज आने लगी। हमने देखा कि सामने पास का जंगल हिलने लगा था। उस घने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से झांकते हुए हमने देखा कि वहां कुछ ऐसा है जो लगभग 3 मीटर ऊंचा, एक रहस्यमय काली परछाई जो धीरे धीरे हमारे सामने उभर रही थी, बांस को अलग करते हुए हमारे ओर बढ़ रही थी। ये वही जंगल की आत्मा थी जो धीरे धीरे हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर पहली बार निरंजन जी के सांसें तेज चलने लगी। शायद उन्हें उस बात का डर था कि पिछली रात उन्होंने उस पर गोली चलाई थी और इस बार वो हमारे बहुत करीब थी। हम सभी डरे हुए थे, डर से कांप रहे थे। सबकी धड़कनें तेज चल रही थी। मैं तो इतना डर गया था कि मेरे हाथ पांव ने काम करना ही बंद कर दिया और मैं बेजान सा वहीं बैठ गया। मैं पीछे पीछे तंबू के ओर सरकने लगा और उस पल मैंने उस परछाई की वो डरावनी आवाज सुनी, तुम सब मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे, तुम्हारा वक्त आ चुका है। वो हमसे बस लगभग 20 मीटर की दूरी पर आ गई थी। नीचे झुककर हमें एक एक को देख रही थी। तभी गोलियों की बौछार होने लगी। मैंने देखा कि निरंजन जी और दूसरे 2 शिकारी उस परछाई पर
जमकर गोली चला रहे थे। हालांकि गोलियां उसके शरीर के आर पार हो रही थी बिना किसी असर के। उसी समय मैंने देखा कि भिक्षु साधक ने प्रार्थना के लिए अपने हाथ हवा में ऊपर उठाए और कुछ जाप करने लगे। मैं बस घबराया हुआ वो सब देख रहा था। वो उठकर अपनी जगह से बाहर आ गए और भिक्षु साधक उस आत्मा के सामने जाकर खड़े हो गए और उन्होंने उस शांति से आत्मा से कहा, तुम जो कर रही हो वो दूसरों की आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है और तुम्हारे लिए कर्म पैदा कर रहा है। तुम्हें अपने प्रतिशोध और इस दुष्ट भावनाओं को छोड़ देना चाहिए। उन लोगों से बदला मत लो जो अनजान हैं, जिनका कोई अपराध नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें अपनी गति प्राप्त हो। जैसे ही भिक्षु ने अपनी बात पूरी की, दुष्ट आत्मा एकदम से जम गई और धीरे धीरे हम सबकी आंखों के सामने से गायब हो गई। वो देख हम सब राहत महसूस की। हम सुरक्षित लगने लगा था। हम चारों ने उस वक्त भिक्षु साधना को प्रणाम किया। उस भिक्षु पापा ने आपने उसी शांत आवाज में हमें कहा, अब आप सुरक्षित हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। उस भिक्षु साधक की शांति भरी आवाज ने हमने चारों ने उस भिक्षु साधक को झुककर प्रणाम किया। भिक्षु ने अपनी उसी शांत आवाज में कहा, अब आप सुरक्षित हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। उस भिक्षु साधक के शब्दों से मिली शांति ने हमें उस बची हुई रात में सोने की इजाजत दे दी थी। जब अगली सुबह हम जागे तो आसपास देखकर हैरान रह गए, क्योंकि हमारे आसपास का क्षेत्र अब उस जंगल के जैसा नहीं था और इसके अलावा भिक्षु साधक का छोटा तंबू जो हमारे सोने के जगह के पास था, अब वो खाली था। भिक्षु साधक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हमने उठते ही सबसे पहले आसपास उनकी तलाश की, लेकिन भिक्षु साधक का कोई निशान नहीं मिला। काफी देर यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद हम सब निराश हो गए और फिर आखिरकार निरंजन जी ने वहाँ से बाहर वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने फिर से अपना सामान बांटने के लिए कहा। हम सब ने बस कुछ ही दूरी पार की होगी कि निरंजन जी उत्साहित होकर चिल्ला उठे। उन्होंने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। 50 मीटर से भी कम की दूरी पर जाकर हम जंगल के किनारे तक पहुंच गए थे। जंगल के बाहर निकलकर हम सब ने उस जंगल को और भिक्षु साधक के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मन ही मन उनके लिए धन्यवाद किया। अगले कुछ देर में हम जंगल वाले उस रास्ते से बाहर थे जहां ट्रक में बैठा मेरा साथी मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे वहां छोड़कर निरंजन जी अपने गांव चले गए। मेरा साथी मेरी हालत देखकर समझ गया था कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैंने उसे जंगल में घटी पूरी घटना बताई। सच कहूं तो वो अच्छा आदमी था, अच्छा इंसान था। मैंने उसे साफ साफ बताया कि मैं ट्रक को ढूंढ नहीं सका, लेकिन मेरा उस चीज से सामना हो गया था जिसके कारण ट्रक जंगल में फंसा है और शायद वो ट्रक जंगल में बीच किसी तालाब में डूब चुका है और उसे निकालना अब आसान नहीं होगा। उस आदमी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो आदमी बस इस बात से खुश था कि मैं जिंदा वापस आया था। सच कहूँ तो बाद में मुझे कोई काम नहीं मिला, ना ही कोई पैसे मिले, लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी थी कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, अगर आप उनका शांति से और प्यार से सामना करोगे तो वो मुश्किलें अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
और कहने के लिए ज़्यादा कुछ है तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो के नीचे अच्छे कमेंट किया करें। इससे मुझे काम करने में अच्छा लगता है, आपसे बात करने का अनुभव होता है। और फिर से वही बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरी मुकम्मल वीडियो देखिए और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझे फिर भी बताइए कि आपको मेरी वीडियो क्यों नहीं पसंद आई। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी और अगली और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।